जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कल हम लोगों ने कुछ लॉन्ग रन कॉस्ट बिहेवियर को शुरू किया था, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा शॉर्ट रन को भी दोबारा से देखा था। शॉर्ट रन में जो कुछ चीज़ें मिसिंग थी वो मैंने आपको बताई थी। अच्छा, उसमें मैंने आपको एक चीज़ और कही थी कि वो ज़रा कोशिश कीजिएगा बनाने की डायग्राम। तो कुछ लोगों ने कोशिश की भी है, तो दैट्स गुड। अच्छा, उसमें ये है कि चूंकि वो जो टेबल आपको दी गई है उसमें डेटा सिर्फ 5-6 आउटपुट तक का है ना। तो वो हो सकता है कि वो कंप्लीट ना बने। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये बनाया एवरेज कॉस्ट कर्व, तो वो यहाँ आकर रुक जाए, क्योंकि आउटपुट ही फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 तक है। तो अगर आप उसको एक्सटेंड कर लें, यानी 7 पे भी ले जाएं, फिर 8 पे ले जाएं, फिर 9 पे ले जाएं, तो वो फिर उसी तरीके से यू शेप बन जाएगा इस तरीके से। क्योंकि वहाँ पे आउटपुट ही 6 तक है, तो वो उतना ही बिहेवियर दे रहा है जितना 6 आउटपुट तक आ सकता है। तो इससे परेशान नहीं होना कि आपने तो कहा था कि ये फॉलिंग होगा, फिर मिनिमम होगा, और फिर राइजिंग होगा। तो ये चीज़ मैंने कही थी, लेकिन वो डाटा भी तो कंप्लीट हो ना। तो डाटा वहाँ पे उस टेबल में अगर 6 तक है तो 6 तक वो यहीं तक आया है जहाँ पे मिनिमम हो रहा है। तो इसलिए इसको टेंशन नहीं लेनी, डाटा एक्सटेंड कर लें, 10 तक ले जाएं, 15 तक ले जाएं, तो वो फिर आपको कंप्लीट मिल जाएगा यू शेप। ठीक हो गया जी। तो लॉन्ग रन कॉस्ट बिहेवियर के अंदर मैंने आप लोगों को लेके जाना है आपको। तो लॉन्ग रन कॉस्ट में मैंने आपको ये कहा था कि वहाँ पर कोई भी लॉन्ग रन ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, वो अ, तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं, और तमाम कॉस्ट जो होती है वो भी वेरिएबल होती है। इसलिए लॉन्ग रन के अंदर फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसलिए लॉन्ग रन में फिक्स कॉस्ट का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो फिर फिक्स कॉस्ट भी नहीं होगी। इसलिए शॉर्ट रन के अंदर जो टोटल कॉस्ट की इक्वेशन होती है वो होती है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। लॉन्ग रन में ये फिक्स कॉस्ट भी वेरी कर जाती है, तो लॉन्ग रन में जो इक्वेशन होती है वो टोटल कॉस्ट की वो सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होती है। इसलिए हम सिर्फ टोटल कॉस्ट ले लेते हैं, क्योंकि ये दोनों टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट एक ही चीज़ है, तो हम ये ले लेते हैं। ठीक है ना जी। इसलिए लॉन्ग रन के अंदर जो कॉन्सेप्ट रह जाते हैं वो सिर्फ 3 रह जाते हैं। एक, क्योंकि ये टोटल फिक्स कॉस्ट खत्म होता है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट भी खत्म हो जाता है, मार्जिनल फिक्स कॉस्ट भी खत्म हो जाता है। फिर जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं लेते हम लोग तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं रहता और मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं रहता। तो ओनली वी हैव 3 कॉन्सेप्ट्स: टोटल कॉस्ट, देन वी हैव एवरेज कॉस्ट, एंड देन वी हैव मार्जिनल कॉस्ट। तो ये चूंकि अब लॉन्ग रन पे चले गए हैं तो उसमें ये तीनों मैंने इधर आपको लिख के भी बताए थे। ठीक है ना जी। तो मैंने आपको ये बताया था कि लॉन्ग रन का जो टोटल कॉस्ट होता है कर्व, वो कहाँ से होता है, वो ओरिजिन से शुरू होता है। ठीक है ना जी। वो ओरिजिन से शुरू होता है। तो लेकिन शॉर्ट रन में जो होता है उसमें फिक्स कॉस्ट मौजूद होती है, क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर जो टोटल फिक्स कॉस्ट होती है वो इतनी होती है। ठीक है ना जी। अच्छा जी। अब शॉर्ट रन के अंदर, अब अपना लॉन्ग रन के अंदर हम आ जाएं एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट की तरफ, तो हमें ये नज़र आता है कि जो लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन की मार्जिनल कॉस्ट है वो कैसी होगी। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का भी यू शेप ही तकरीबन होता है। ये देखें, ये सी, ये आउटपुट, ये ऐसे होता है, लेकिन ये थोड़ा सा 700 शेप होता है। ये दिस इज एल ए सी। इसमें भी वही 3 टेंडेंसीज होती हैं: फॉलिंग, मिनिमम, ये मिनिमम हो गया, और फिर देन राइजिंग। ये और इसी तरीके से जो एम सी कर्व होता है वो भी यही होता है। और अगेन एम सी कर्व जो है, एल एम सी उसे कहेंगे, वो मिनिमम पॉइंट ऑफ द ए सी में से पास करता है। तो ये एल एम सी है। आपको इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि ये एल एस सी कैसा होता है, एल एम सी कैसा होता है। ठीक है ना। और एल टी सी कैसा होता है ये आपको बताया था कि ये ओरिजिन से शुरू होता है। तो ये तीनों कर्व्स, यानी एल टी सी यानी लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट आपके सामने है। तो ये आपके सामने, यानी
फॉलिंग, ये पहले फॉल करते हैं और उसके बाद फिर ये क्या होते हैं, मिनिमम होते हैं। इसका मिनिमम पॉइंट ये है, तो मिनिमम पॉइंट ऑफ दी एलएमसी पहले आता है और फिर एलएमसी हमेशा एलएसी के मिनिमम पॉइंट में से पास करता है। ठीक है, तो ये इतनी ही डिटेल काफ़ी है जितनी मैंने आपको बताई, इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। तो यानी इसकी भी 3 टेंडेंसीज हैं, 3 टेंडेंसीज। कौन कौन सी? कि फॉलिंग किसकी? 3 टेंडेंसीज ऑफ एलएसी एंड एलएमसी। ठीक है ना जी, तो ये 3 ही टेंडेंसीज हैं दोनों की। और फॉलिंग यानी नंबर 2 मिनिमम और नंबर 3 राइजिंग। ठीक है ना जी। और एल टी सी स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन बट शॉर्ट रन टी सी स्टार्ट फ्रॉम द वर्टिकल इंटरसेप्ट। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे वो ये है कि जो ये मैंने आपको बता दिया कि लॉन्ग रन के अंदर जो है वो आप चूँकि एंट्री और एग्जिट होता है लॉन्ग रन के अंदर, हमने क्या समझा था? लॉन्ग रन के अंदर एंट्री भी होती है न्यू फर्म्स की और एग्जिट भी होता है, तो दोनों चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग रन के अंदर आपकी जो आउटपुट है वो कॉन्स्ट्रेंट नहीं होती है बाय द स्केल ऑफ ऑपरेशन। यानी यू कैन यू इफ यू वांट टू इंक्रीज योर आउटपुट यू कैन इंक्रीज योर आउटपुट, इफ यू वांट टू डिक्रीज योर आउटपुट यू कैन डिक्रीज योर आउटपुट। तो लेकिन यानी इसका मतलब ये है कि is not output is not constrained। आउटपुट कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, जब चाहे आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन शॉर्ट रन में जो आउटपुट होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती या इतनी ज़्यादा तब्दील नहीं की जा सकती, तो इसलिए शॉर्ट रन में आउटपुट कॉन्स्ट्रेंट होती है। ठीक है ना जी। तो लेकिन लॉन्ग रन में हम तब्दीलियाँ ला सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी क्या होते हैं? ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, all factors of production are वेरिएबल। तो आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी वेरिएबल हैं और एंट्री और एग्जिट भी हो सकता है, इसलिए आउटपुट कॉन्स्ट्रेंट नहीं है। यानी आउटपुट इज नॉट कॉन्स्ट्रेंट, आप जितनी चाहें जितनी कम ज़्यादा करना चाहते हैं कर सकते हैं। अच्छा, ज़रा किताब से देखते हैं। तो किताब में देखिए ज़रा, अगर यहाँ किताब शो हो जाए तो ये देखें जी, दिस इज़ द टॉपिक दैट वी आर स्टडिंग, लॉन्ग रन कॉस्ट बिहेवियर। तो इसमें वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी कि शॉर्ट रन के अंदर तो हमें नज़र आता है कि ये देखें, इन द शॉर्ट रन फर्म्स आउटपुट वाज कॉन्स्ट्रेंट बाय इट्स स्केल ऑफ ऑपरेशन। शॉर्ट रन में तो आउटपुट में कॉन्स्ट्रेंट हैं, यानी उसमें बाइंडिंग्स मौजूद हैं, लेकिन लॉन्ग रन में नहीं है। तो इसलिए शॉर्ट रन में तो जब आप आउटपुट बढ़ाने के लिए जाते हैं तो आपके पास कुछ फैक्टर्स फिक्स होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं शॉर्ट रन में, तो इस वजह से आउटपुट बढ़ाते हुए इनएफिशिएंसीज हो सकती हैं। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर ऐसा नहीं होता। लॉन्ग रन के अंदर आप अपनी आउटपुट को हायर लेवल ऑफ, अगर वॉल्यूम पे लेके जाना चाहते हैं तो ले जाएं, लो लेवल पे लाना चाहते हैं तो लेके आ सकते हैं, और आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी आउटपुट लेवल को परमानेंटली, यानी हायर प्रोडक्शन वॉल्यूम पर भी और लो पे भी, जैसे आप चाहें आप कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो इसका मतलब ये है कि लॉन्ग रन के अंदर कोई इशू नहीं है, और क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर आप न्यू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, न्यू रिसोर्सेज लेके आ सकते हैं, नई प्लांट नई मशीनरी आ सकती है, नए आईटी सिस्टम आ सकते हैं, स्टाफ आ सकता है, प्रेमिसेस जो है वो फैक्ट्री जो है उसको उसकी तब्दीली हो सकती है, वगैरह वगैरह। तो ये इसका मतलब ये है कि लॉन्ग रन के अंदर क्या बिहेवियर है? लॉन्ग रन के अंदर आउटपुट कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, लेकिन जो शॉर्ट रन है उसमें देखें, उसमें आउटपुट इज कॉन्स्ट्रेंट बाय इट्स स्केल ऑफ ऑपरेशन। ठीक है ना, इसलिए शॉर्ट रन के अंदर इनएफिशिएंसीज हो सकती हैं।
लेकिन लॉन्ग रन में नहीं होती। अब ये सारी चीज़ें आपको समझाने का मतलब ये है कि लॉन्ग रन के अंदर तमाम रिसोर्सेज के अंदर तब्दीली लाई जा सकती है, और इसलिए वहाँ पर कोई फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता। मैं अभी पहले समझा चुका हूँ, देयर इज़ नो फिक्स कॉस्ट इन द लॉन्ग रन, और स्केल ऑफ प्रोडक्शन में भी सिग्निफिकेंटली तब्दीली लाई जा सकती है। ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं लॉन्ग रन कॉस्ट के हवाले से, क्योंकि हम लॉन्ग रन कॉस्ट पढ़ रहे हैं, ये कॉस्ट इन द लॉन्ग रन, ठीक है ना जी। अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट, ये टॉपिक समझ आ गया। अब देखें, इस बुक के अंदर कोई डायग्राम कोई चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने आपको कहा कि इसके डायग्राम आपने जितने कि मैंने समझाए उतने आपने करने। कुछ नोट्स भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ आज इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मैं कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद रिटर्न्स टू स्केल है जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ना है। तो अगेन रिटर्न्स टू स्केल समझते हैं। तो रिटर्न्स टू स्केल जो है वो उसका क्या मतलब है? रिटर्न्स टू स्केल, बार बार रिटर्न्स टू स्केल। अच्छा, रिटर्न्स टू स्केल का क्या मतलब है? स्केल का मतलब होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ व्हाट? यहाँ पे मतलब है वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि या तो दुनिया के अंदर हम चले जाएं तो आउटपुट जो होती है, या तो वो होती है, दो तरह के स्केल होते हैं, टू टू स्केल्स। वन इज कॉल्ड स्मॉल स्केल, स्मॉल स्केल, और दूसरा है लार्ज स्केल। तो स्मॉल स्केल पे आप इसका मतलब स्मॉल स्केल पे आप आउटपुट ले रहे होते हैं या लार्ज स्केल पे ले रहे होते हैं। तो यहाँ पर रिटर्न्स टू स्केल हमारा टॉपिक है। तो स्केल स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, यानी आप किस स्मॉल स्केल पे आप आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं या लार्ज स्केल पे कर रहे हैं। रिटर्न्स का मतलब है, रिटर्न्स का मतलब है आउटपुट, ठीक है ना जी। तो अब इसका मतलब हुआ कि जो एक्चुअली स्केल जो है उसका मतलब तो मैंने आपको बताया था क्या होता है, वॉल्यूम। तो अब ये क्या बन गया? अब ये हमारे पास बन गया वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। ये आपके सामने वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। तो वो या तो स्मॉल होगा या वो क्या होगा, लार्ज होगा। अच्छा, इसमें क्या होता है, रिटर्न्स टू स्केल एक्चुअली तीन तरह के होते हैं। एक होता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, और दूसरा होता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, और थर्ड वन होता है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये तीन तरह के रिटर्न्स टू स्केल होते हैं। अच्छा, इसमें जो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होता है उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि जी आप इनपुट्स जो होते हैं उनको डबल करते हैं। अच्छा, इसमें भी क्या करते हैं, इनपुट्स को डबल करते हैं। इसमें भी क्या करते हैं, इनपुट्स को डबल करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने तीनों के अंदर इनपुट्स को डबल कर दिया। इनपुट्स मींस
इनपुट्स मींस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 4 फैक्टर जो आपने पढ़े थे, या जिसको आपने क्या कहा था, रिसोर्सेस। अच्छा, तो इनपुट्स डबल करते हैं तो कांस्टेंट के अंदर आउटपुट क्या हो जाती है, आउटपुट, इसके अंदर भी इनपुट जब आप करेंगे डबल तो आउटपुट क्या होगी, इसके अंदर भी जब आप इनपुट्स को डबल करेंगे तो आउटपुट क्या हो जाएगी। तो क्या होती है जी, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में इनपुट्स डबल करते हैं तो आउटपुट भी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। ये आपके सामने डबल हो जाती है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि इसको जब आपने डबल किया है तो ये भी क्या हो गई है, डबल हो गई है। ठीक है, और जब आप ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में ऐसा होगा, कांस्टेंट के अंदर कि जितनी इनपुट डबल करेंगे उतनी आउटपुट डबल हो जाएगी, उतनी आउटपुट हो जाएगी। अच्छा, अब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में क्या होता है, अब आपको पता चल रहा होगा कि इंक्रीजिंग में क्या होगा। इंक्रीजिंग में अगर आपने यहाँ पे इनपुट्स को डबल किया है तो आउटपुट क्या होगी, आउटपुट मोर देन डबल हो जाएगी। ठीक है ना जी, किस में भला, मोर देन डबल, दिस इज मोर देन डबल। और अगर आप यहाँ देखें, यानी डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग में क्या होगा, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में आउट इनपुट डबल करेंगे, आउटपुट क्या होगी, वो लेस देन डबल होगी, तो लेस देन डबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, तो इसकी मैं आपको एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है कैपिटल और लेबर। तो ये फर्ज करें कि आप कैपिटल 3 था और लेबर भी 3 था, 3 यूनिट कैपिटल के, 3 यूनिट लेबर के। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों इनपुट्स हैं, है ना, ये दोनों इनपुट्स हैं। तो आपने, ये इनपुट्स हैं, यहाँ पर आउटपुट लिख लीजिए। तो आपने इसको डबल कर दिया, कैपिटल 3 से 6 डबल हो गया, लेबर भी 3 से 6 डबल हो गई। तो आउटपुट फर्ज करें 100 थी पहले, तो अब वो कितनी हो गई, 200। तो अब आप इसको क्या कहेंगे, ये एग्जाम्पल किसकी है, इसको हम कहेंगे CRS। CRS मीन्स ये है CRS। ठीक है जी, ये क्या है, CRS है, इसको आप एब्रीवेट कर लें CRS, इसको IRS, और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे DRS, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो ये CRS है, क्योंकि कि आपने क्या किया है, इनपुट्स डबल किया है तो आउटपुट भी डबल हो गई है, 100 से 200। अच्छा, अब एग्जाम्पल आप ले लें, एक और ले लें। तो ये कैपिटल है, ये लेबर है, ये दोनों क्या हैं, ये इनपुट्स हैं, तो ये आउटपुट है। तो ये 3, ये भी 3, डबल कर दें, डबल कर दें तो ये दोनों क्या हो गए, 6। अब 3 और 3 पे ये दोनों 100 यूनिट प्रोड्यूस करते थे। जब 3 लेबर और 3 कैपिटल होते थे तो 100 यूनिट प्रोड्यूस होते थे। तो अब डबल हो गई है, इनपुट डबल हो गए हैं, 3 से 6, ये भी 3 से 6, इनपुट डबल हो गई है, यानी ये चीज़ हो चुकी है। और आउटपुट मोर देन डबल कर दें तो ये फॉर एग्जांपल 300 पे चले जाते। ठीक है ना जी, डबल होती तो 200 होती ना, तो मोर देन डबल मैंने 300 कर दी, तो ये क्या है, ये है, ये क्या है, ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल,
इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है ना जी, ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अच्छा, अब देखिए मोर देन डबल होगी। अब आप तीसरी मुझे बताएं, आप खुद भी बना सकते हैं इसको ऐसे रफली एग्जांपल। ये कैपिटल है, ये लेबर है, ये दोनों क्या हैं? ये इनपुट्स हैं या रिसोर्सेज हैं। ये थ्री था, ये थ्री था, तो आउटपुट कितनी होती थी? 100। अब आपने 6 कर दिया, इसको भी 6 कर दिया, ये दोनों क्या हो गए? डबल हो गए, तो आउटपुट कितनी हुई? 150। तो लेस देन डबल है, डबल होती तो कितनी होती? 200। मोर देन डबल हुई तो 100 से 300, डबल से कम है तो 150। तो दिस इज डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक, तो दिस इज यू नो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि जब ये हम टॉपिक पढ़ रहे थे रिटर्न्स टू स्केल। अच्छा, इसमें ये होता है कि जब आप इस पे आ जाते हैं, जब आपकी इनपुट डबल होती है और आउटपुट भी जो है वो डबल हो जाती है, तो इसके लिए जो हम एक और, ये ऐसा क्यों होता है, यानी अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि आउटपुट मोर देन डबल हो जाती है ना सवाल। और ऐसा क्यों होता है कि इनपुट डबल होने के बावजूद भी, इनपुट्स डबल होने के बावजूद भी आउटपुट लेस देन डबल रह जाती है? ये क्या वजह है? तो जाहिर सी बात है, इसके लिए हमें मज़ीद एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो वो जो मज़ीद एक्सप्लोर करना पड़ेगा वो क्या है, वो उसकी वजह क्या है? उसकी उसकी वजह ये है कि उसकी वजह ये है कि ये होता है कांस्टेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से। और इसकी वजह, इसका क्या है? कांस्टेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल या कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल भी कह सकते हैं, ठीक है ना जी। कांस्टेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और इसको कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से। और ये जो लेस देन डबल होती है उसकी वजह है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है ना जी। तो ये, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक इसको मज़ीद, सॉरी, ये समझ आ गई बात आपको? अच्छा, ये रीजंस हैं व्हाई 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 देयर इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, व्हाई देयर इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, व्हाई देयर इज डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये पूरा क्वेश्चन है जो हम पढ़ते हैं। अच्छा, ये इसकी रीज़न है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन इसमें मज़ीद वजाहत की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट टॉपिक भी यही है, नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। स्केल मैंने आपको बताया था किसे कहते हैं। स्केल कहते हैं वॉल्यूम को। वॉल्यूम ऑफ व्हाट? वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। तो इकोनॉमीज का मतलब है बेनिफिट्स, बेनिफिट्स ऑफ, अब ये स्केल का मतलब क्या है? वॉल्यूम, है ना। और वॉल्यूम किसका? वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। इसका मतलब ये है कि जब आप आउटपुट का वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो आपको फायदे होते हैं। खास तौर पर जब बढ़ाते हैं तो किस में चले जाएंगे आप? जाहिर सी बात है कि आप लार्ज स्केल पे चले जाएंगे, स्मॉल स्केल पे नहीं रहेंगे। वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो आप किधर आ जाएंगे? आप लार्ज स्केल पे आ जाएंगे, ठीक है ना जी। तो वॉल्यूम दो ही होते हैं ना, या स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल। तो वॉल्यूम जब आपने बढ़ाया तो वो लार्ज पे चले गए। इसका मतलब ये है कि जब आप आउटपुट को यानी क्यू को बढ़ाते हैं तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट है, और जाहिर सी बात है कि आउटपुट में तब्दीलियां कब ज़्यादा आ सकती हैं? लॉन्ग रन में। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है।
तो आउटपुट के बढ़ने के नतीजे में अगर एवरेज कॉस्ट कम हो जाए तो दिस इज कॉल्ड, इसको हम एब्रीवेट कर लेते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है जी। और अगर आउटपुट बढ़े, यानी क्यू जिसे हम कहते हैं, और आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट भी बढ़ना शुरू हो जाए, कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाए, तो इसे हम कहते हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकट्ठा ही लिख देते हैं, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंदर एवरेज कॉस्ट फॉल करती है, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंदर एवरेज कॉस्ट बढ़ जाती है, यानी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो ये दोनों समझ आ गई आप? तो और अगर अगर तीसरी चीज है कि अगर आउटपुट यानी क्यू के बढ़ने से एल ए सी यानी वो सेम रहे, तो इसे हम कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। ठीक है ना? ये यहाँ पे जैसे हमने कहा था, यानी कांस्टेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल या कांस्टेंट रिटर्न्स ऑफ स्केल, ये आप कह सकते हैं। तो ये है जनाब वजह कि आउटपुट के बढ़ने से। अब इसके अंदर भी सवाल है। सवाल ये है कि आउटपुट तो तीनों में बढ़ रही है, आउटपुट तो तीनों बातों में है ना, कि आउटपुट बढ़ रही है, इधर भी, इसमें भी आउटपुट बढ़ रही है, इसमें भी आउटपुट बढ़ रही है, तीनों में आउटपुट तो बढ़ रही है। तो फिर सवाल ये है कि कॉस्ट क्यों गिर रही है, फिर सवाल ये है कि कॉस्ट क्यों बढ़ रही है, फिर सवाल ये है कि कॉस्ट सेम क्यों रह रही है। तो ये भी सवाल है। तो इस सवाल का जवाब तो जाहिर सी बात है कि पढ़ने से ही आएगा। अब ये पूरा क्वेश्चन पढ़ना है हमने कि ऐसा क्यों होता है। तो ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल पूरा टॉपिक पढ़ते हैं आप डिटेल के साथ, लेकिन आपको मैंने लिंक करके बताया है कि क्या होता है, क्यों इसके साथ ये लिंक्ड है। यानी आउटपुट इनपुट डबल होने से आउटपुट डबल हो जाती है, इनपुट डबल होने से आउटपुट मोर देन डबल हो जाती है, इनपुट डबल होने से लेस देन डबल क्यों रह जाती है। फिर ये करके दिखाया क्या मतलब है, और इसकी वजह इकोनॉमीज ऑफ स्केल या डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल रहा कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल में होता क्या क्या है। तो वो जाहिर सी बात है, कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, वो मैं अभी आपको डिस्कस करता हूँ। लेकिन उससे पहले इसी चीज़ को अगर हम एक ग्राफ में शो करें इसी चीज़ को, तो वो भी देखते हैं कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस ग्राफ में देखिए, ये आउटपुट है, ये कॉस्ट है, और ये एवरेज कॉस्ट कर्व अभी बनाया था हम लोगों ने, है ना। ये एवरेज कॉस्ट है, और वो एवरेज कॉस्ट यहाँ पे क्या रही, कांस्टेंट रही, और फिर ये बढ़ना शुरू हो गई। ये है एल ए सी। लेकिन जो मैंने अभी एल ए सी बनाया था, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, शो हो जाए तो उसमें याद कीजिए, उसमें ये सॉसर शेप मैंने बनाया था, उसमें ये वाला पोर्शन नहीं था जो कि स्ट्रेट लाइन थी इसके अंदर, ये वाली चीज़ उसमें नहीं थी, है ना। दिस इज नॉट देयर, ये वाला हिस्सा नहीं था, बल्कि वो मैंने डायरेक्ट बनाया था जिसके अंदर अभी इसमें आ नहीं रहा। तो वो मैंने जो बनाया था ना, मैं आपको आपको मैं आपको दोबारा बना के इधर दिखा देता हूँ। वो ये बनाया था, ये एल ए सी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल तो यही है। अच्छा, इसके अंदर ये है कि ये दो हिस्से हैं कि पहले देखें एवरेज कॉस्ट कम हो रही है, फिर बढ़ना शुरू हो गई, यानी ये वाला और ये वाला दो हिस्से हैं। तो ये आउटपुट के, यानी आउटपुट आप बढ़ा रहे हैं, इधर देखें,
आउटपुट बढ़ती जा रही है, 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 आउटपुट बढ़ रही है। तो इस आउटपुट के बढ़ने से कॉस्ट देखें क्या हो रही है, कॉस्ट क्या कर रही है, कॉस्ट फॉल करती जा रही है, आपके सामने है ये कॉस्ट कर्व मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये कम होती जा रही है, देखिए ये कॉस्ट कम हो रही है, और उसके बाद ये मिनिमम हुई, और उसके बाद क्या होना शुरू होगी, बढ़ना शुरू होगी, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये प्रॉपर यू शेप बनती है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर ये ये आपको ये हाइलाइटर से भी नज़र आ रहे होंगे। तो ये इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाला जो हिस्सा है ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल को शो कर रहा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को, और ये किसको शो कर रहा है, ये डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल को शो कर रहा है। यानी इसके अंदर, इस पोर्शन के अंदर एलएसी क्या कर रहा है, फॉल, और इस पोर्शन के अंदर यानी ये वाला जो सारा पोर्शन है इसके अंदर एलएसी बढ़ रहा है, यानी बढ़ रही है कॉस्ट, इसके अंदर ये फॉल कर रहा है ये वाला हिस्सा। तो इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें आ रही हैं जो मैंने पहले बनाया था, ये नज़र आया आपको कि इसके अंदर पहले एवरेज कॉस्ट फॉल कर रही है फिर बढ़ रही है, तो इसमें कांस्टेंट पोर्शन नहीं है। तो ये अगर कांस्टेंट पोर्शन ले आए तो ये देखें इसमें कांस्टेंट पोर्शन भी आ गए। तो इसके अंदर अगर हम इसमें डिवाइड कर लें, ये लाइनें लगा के आपको समझा रहा हूँ कि ये देखें अब इसमें क्या हो रहा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जिसमें एलएसी फॉल कर रहा है, ये वाला यही है, कौन सा वाला, ये वाला हिस्सा, दिस वन, ये जो मैंने अभी आपको समझाया ये फॉल कर रहा है ना, ये फॉल कर रहा है एलएसी, ये वाला हिस्सा, ठीक है ना जी, यहाँ तक, इस जगह तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जो एलएसी ऊपर जा रहा है वो वाला कौन सा हिस्सा है इस ग्राफ के अंदर, वो भी देख लेते हैं। शो नहीं हो रहा, जी यार ये देखिए, तो ये वाला हिस्सा भी, ये वाला वो है जिसमें एलएसी बढ़ रहा है, तो यहाँ पर एलएसी बढ़ रहा है, इस पोर्शन में एलएसी गिर रहा है, और ये जो पोर्शन है दिस वन, ये वो पोर्शन है जिसमें एलएसी क्या है, कांस्टेंट है, ये वाली बात जो मैं कर रहा हूँ, एलएसी सेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ज़रा चेक करें कि जब एलएसी फॉल करेगा तो आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ, आउटपुट तो बढ़ रही है, इस तरफ जाते जाएं आउटपुट बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, ये आउटपुट बढ़ रही है, समझ रहे हैं ना। तो ये जो पोर्शन है, ये सारा पोर्शन इस बाउंड्री से पीछे पीछे इसमें वही इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, और ये क्या है जिसमें एलएसी या एवरेज कॉस्ट क्या हो शुरू हो गई है, बढ़ना शुरू हो गई है, तो ये डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। और ये क्या है, ये कांस्टेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, ये तीसरा, जिसमें एलएसी क्या रहती है, सेम, इसको कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना जी। ये बात समझ आ गई, कोई मसला, कोई मसला नहीं। तो इसमें इस वाले आउटपुट को एक नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं क्यू एम ई एस, और इसको, इस आउटपुट को नाम देते हैं क्यू एम ए एक्स। ये अभी मैं आपको थोड़ी देर तक समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब है, लेकिन ये अभी इसको इसको फोकस नहीं करते कि ये क्या मतलब है दोनों का, लेकिन यहाँ तक बात समझें जो मैंने आपको समझाई है कि
LAC का गिरना, LAC का कांस्टेंट होना, LAC का बढ़ना। अब सवाल ये कि वाई LAC इज फॉलिंग, वाई LAC इज इंक्रीजिंग, है ना। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसका जवाब थ्योरी है। किसकी थ्योरी है? थ्योरी किसकी है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल की थ्योरी है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अब हम पढ़ लेते हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। बेनिफिट्स होना शुरू हो जाएं तो फिर तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं। अगर बेनिफिट्स, और जब एक बेनिफिट्स होंगे तो कॉस्ट गिरेगी, कॉस्ट कम हो जाएगी। जब बेनिफिट्स नहीं होंगे तो कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी और वो डिस इकोनॉमीज बन जाएंगी। डिस इकोनॉमीज मीन्स नो बेनिफिट्स, इकोनॉमीज मीन्स के बेनिफिट्स हो रहा है। यहाँ इकोनॉमीज का मतलब मईशतें नहीं है, यहाँ पर इकोनॉमीज का मतलब बेनिफिट है इस सवाल के अंदर। ठीक हो गया जी, कोई मसला नहीं है। तो अब ऐसा क्यों होता है इस चीज़ को हमने समझना है। लेकिन ये दो बातें मैंने अभी आपको डिस्कस नहीं की हैं, एक QMES और एक जो है वो QMAX। ये दो मैंने अभी डिस्कस नहीं की हैं, ये मैं अभी थोड़ी देर तक करता हूँ डिस्कस आपसे। लेकिन इकोनॉमीज ऑफ स्केल अब पढ़ लेते हैं डिटेल के साथ। ओके, अच्छा जी। तो बुक पे आइए। ये आपके सामने रिटर्न्स टू स्केल मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिए। तो रिटर्न्स टू स्केल यहाँ से पढ़ लेना है, ठीक है। इसमें यही बताया गया है कि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है, फिर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या होता है, और फिर डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या होता है। तो ये तीन होते हैं, ये मैं आपको डिटेल से समझा चुका हूँ अभी। उसके बाद है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वो भी मैंने आपको बताया कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये है कि आउटपुट के बढ़ने से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अगर ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, ठीक है ना जी। और अगर आउटपुट के बढ़ने से कॉस्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाए तो ये डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। ठीक हो गया जी, ओके। अब ये वाला ग्राफ मैंने अभी आपको समझा दिया। और इस ग्राफ के अंदर ये जो पोर्शन है, जो मैंने पहले ग्राफ बनाया था ना LAC का, उसमें ये कांस्टेंट वाला पोर्शन नहीं था, है ना। और नॉर्मली ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता भी नहीं है। लेकिन अगर हो जाए तो फिर ये है, जैसे ये आउटपुट है, ये कॉस्ट है, तो हमने एवरेज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ये बनाया था, दिस इज LAC। तो इसमें दो दो ही चीज़ें, ये अगर लाइन में लगा दूं, यहाँ मिनिमम आउटपुट है ना, मिनिमम कॉस्ट है ना इस जगह पे। इस जगह पे आपकी कॉस्ट सबसे कम है, ये देखें सबसे कम है, मिनिमम मिनिमम कॉस्ट है। तो ये जो पोर्शन होगा ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल को शो करेगा। और इस लाइन के बाद, ये जो वर्टिकल लाइन है, इसके बाद एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो ये डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल होंगी, बेनिफिट्स होने बंद हो जाएंगे। अच्छा, तो ये देखें यहाँ पर LAC क्या कर रहा है, फॉल। यहाँ पर LAC क्या कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक LAC क्या है, दिस इज कांस्टेंट। और फिर ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन के अंदर LAC क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो दिस इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज मीन्स LAC। ठीक है जी, तो ये बात होगी। बाकी रह गया ये वाला चीज़, ये मैंने अभी आपको समझाना है, ये भी समझाना है। ठीक है, इस पे अभी टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। ठीक हो गया जी, अच्छा। ये एक लर्निंग आउटकम है, इसको आप लोगों ने पढ़ना है, इसका जवाब फिर देना है आपने मुझे। ठीक है ना, खुद भी करके देखिएगा जवाब, ये जवाब नीचे लिखा ही हुआ है। अच्छा, अब आ जाइए कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती क्या है। अब वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये। तो ये है, देखें जी, सोर्सेज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये सारा देखें, इसमें हेडिंग्स ही हैं सारी कि क्या क्या होती है। ये सारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल ही है सारा, ये यहाँ तक इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो कोशिश करते हैं पहले ये आज पढ़ लें जल्दी जल्दी, फिर आगे चलते हैं।
तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती हैं इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी इंटरनल बेनिफिट्स। इकोनॉमीज मींस बेनिफिट्स, इकोनॉमीज का भी मतलब बताया। तो इकोनॉमीज मींस बेनिफिट्स, स्केल मींस वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, है ना। वॉल्यूम, वॉल्यूम के साथ फिर वॉल्यूम का क्या मतलब है, तो आउटपुट साथ लगाना पड़ेगा। कि जब आउटपुट आप बढ़ाते हैं तो क्या फायदे होते हैं? इसका मतलब ये है कि आप लार्ज स्केल पे चले जाते हैं, ठीक है। जब भी आप एक्चुअली इकोनॉमीज ऑफ स्केल का ताल्लुक किससे है? इसका ताल्लुक लार्ज स्केल से है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बढ़ेगा तो फिर ये हो गया ना, ये बेनिफिट। तो एक होते हैं इंटरनल इकोनॉमीज, एक होते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज। इंटरनल इकोनॉमीज वो होती हैं जो आपको विद इन द फर्म होती हैं, विद इन द फर्म, समझ रहे हैं? तो ये मतलब इस फर्म के अंदर ही हो रही हैं, यानी आपने आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस की। अभी इसको डिटेल में पढ़ते हैं इंटरनल क्या क्या होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आपने अपनी फर्म के अंदर ही पहले स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे थे, अब लार्ज स्केल पे करनी शुरू कर दी, तो आपको बेनिफिट होंगे क्या? वो क्या होंगे वो अभी पढ़ते हैं। तो ये विद इन जो होंगे वो इंटरनल हैं, और अगर अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक्सटर्नल है तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी पूरी कौम को फायदा होगा इससे। तो इंडस्ट्री एज ए होल, यानी तो ये ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री अगर होती है एज ए होल तो सबको फायदा होगा। इंडस्ट्री अगर पूरी ग्रो कर जाए तो उससे जो फायदे होंगे वो सबको होंगे, ये सिर्फ एक फर्म को नहीं होंगे। इंटरनल सिर्फ एक फर्म को होंगे जो विद इन दी फर्म होंगे, और ये वो एक्सटर्नल बेनिफिट्स हैं जो सबको होते हैं, जो सबको होंगे। अच्छा, अब ये इंटरनल इकोनॉमीज क्या हो सकती हैं? पहले हम इंटरनल पढ़ते हैं। तो इंटरनल इकोनॉमीज के अंदर पहला है टेक्निकल इकोनॉमीज, ठीक है जी। ये हम हेडिंग अब हमारी क्या होगी, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। दो है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल में पहला आ रहा है टेक्निकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है ना जी। उसके बाद ये टोटल जो है ना वो चार हैं। एक टेक्निकल है, एक कमर्शियल और मार्केटिंग है, ये दूसरा आ गया, ये देखें, ये दूसरा बेनिफिट है। इंटरनल ही है ये इंटरनल है। फिर तीसरा है ऑर्गेनाइजेशनल इकोनॉमीज, ये आपके सामने तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल इकोनॉमीज है, ये भी इंटरनल है। और चौथा है फाइनेंशियल इकोनॉमीज। ये चार हैं जो इंटरनल है, और फिर एक्सटर्नल शुरू होंगे। ये देखें यहाँ से एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल शुरू होंगी। पहले इंटरनल पढ़ते हैं, ठीक है ना जी। तो इंटरनल इकोनॉमीज के अंदर ये पहला जो चीज है वो टेक्निकल इकोनॉमीज है। अब टेक्निकल इकोनॉमीज का मतलब ये है कि इनको प्लांट इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी कहते हैं। पहली बात तो ये प्लांट इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और मैंने प्लांट आपको समझाया था कि प्लांट कहते हैं फैक्ट्री को। प्लांट पौधे को नहीं कहते, फैक्ट्री को कहते हैं। फैक्ट्री जो फर्म होती है उसके प्लांट होते हैं। मतलब एक फर्म है, जैसे जीएफसी फैन है, तो उसका एक फैक्ट्री होगी। वो हो सकता है एक गुजरांवाला में हो, एक कराची में हो, एक लाहौर में हो। तो आप कहेंगे उस जीएफसी फैन जो फर्म है उसके तीन प्लांट हैं या तीन फैक्ट्रीज हैं उसकी, समझ गए? तो प्लांट का मतलब क्या है? जो कि फैक्ट्री है, फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट। तो ये जो टेक्निकल इकोनॉमीज होती है ना, ये दो चीजों पे डिपेंड कर रही होती हैं। एक फैक्ट्री पे, साइज ऑफ द फैक्ट्री पे, और दूसरा उनके पास जो इक्विपमेंट्स होते हैं। दो चीजें। तो अगर एक फर्म है, मेरी फर्म है सिर्फ, और उसमें मैं अच्छा इक्विपमेंट ले आता हूँ टेक्निकली, तो मुझे फायदा होगा या लॉस होगा? तो फैक्ट्री को बेनिफिट होगा। और मैं साइज ऑफ द फैक्ट्री अपना बेहतर करता हूँ तो उससे भी फायदा होगा। मीनिंग दैट कि अगर मैं लार्जर और मोर स्पेशलाइज्ड मशीनरी ले आऊं तो मुझे मेरी फर्म की एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी, है ना। तो ये इंटरनली मुझे ही फायदा हो रहा है, मशीनरी लाने से पूरी पूरी
फैन इंडस्ट्री को नहीं हो रहा। अगर मैं फैन बनाता हूँ तो फैन इंडस्ट्री में तो हो सकता है कि 50 फर्म हो पाकिस्तान के अंदर, तो उसमें से मेरी एक फर्म है GFC जिसको कहते हैं, और मेरे पास जो है वो स्पेशलाइज्ड मशीनरी है। तो मेरी स्पेशलाइज्ड मशीनरी की वजह से मुझे क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। मेरी एवरेज कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ मुझे फ़ायदा हो रहा है और किसी को नहीं हो रहा। ये पहला पॉइंट समझ आ गया आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक प्रिंटिंग फर्म जो है वो एक क्या करती है, वो बाय कर लेती है एक ऐसी मशीनरी जो बहुत ही एक्सीलेंट हो और स्पेशलाइज्ड मशीनरी हो, जो कि स्मॉल पर्पस के लिए ना हो बल्कि लार्ज पर्पस के लिए आप उसको यूज़ कर रहे हो। तो उनकी कॉस्ट कहाँ पे आ जाएगी, कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। तो ये पहला बेनिफिट होगा उनको टेक्निकली। ये टेक्निकल इकोनॉमीज है, टेक्निकल बेनिफिट्स मतलब इसका, टेक्निकल बेनिफिट्स, ठीक है ना जी। दूसरा टेक्निकली फायदा ये विद इन दी फर्म हो रहा है। दूसरा ये हो रहा है इंडिविजिबिलिटीज, यानी ओवरकम दी इंडिविजिबिलिटीज। ये दूसरा फायदा है कि अगर एक लार्ज फर्म होती है तो ये सारी जो फायदे आप पढ़ रहे हैं ये किस लिए पढ़ रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया, लार्ज स्केल का आपको ये फायदे हो रहे हैं, या इंटरनली भी हो रहे हैं और एक्सटर्नली भी हो रहे हैं। तो ओवरकम द इंडिविजिबिलिटीज, इंडिविजिबिलिटी किसे कहते हैं, एक होता है डिविजिबिलिटी। इन इन हटा दें, इसमें से इन का दो लेटर्स हटा दें तो डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी का मतलब डिवाइड हो जाना, ठीक है। इनडिविजिबिलिटी का मतलब डिवाइड नहीं होना। इनडिविजिबिलिटी का मतलब क्या है, डिवाइड नहीं होना। तो बाज औकात कुछ ऐसी मशीनरी होती है या ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिनको आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये मसला जो है वो हल हो जाता है लार्ज फर्म की सूरत में। कैसे कि देखें, एक बड़ी फर्म है और उसके पास जाहिर सी बात है कि जैसे इसने यहाँ पे एग्जांपल दी है कि उसके पास एक व्हीकल है और उस वो व्हीकल यहाँ से शुरू होके यहाँ तक आता है। ये देखें, ये व्हीकल है, सारी बहुत बड़ी व्हीकल है। तो इसके मतलब इसके अंदर वो लोग अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप हो सकता है कि क्या करें, अगर ये स्मॉल फर्म ने ये बड़ा व्हीकल खरीद ली तो उसका जो सामान आएगा वो तो इतना आएगा, इस जगह तक आएगा, यहाँ से यहाँ ड्राइवर बैठा हुआ है इस जगह पे, तो ये वाला सारा हिस्सा उसका खाली जा रहा है। और इसके नीचे टायर भी लगे हुए हैं ना, ये टायर है उस व्हीकल के अंदर, तो ये सारे टायर्स हैं, ये टायर्स भी हैं उसके अंदर जिससे वो व्हीकल चल रही है। लेकिन इस हिस्से पर तो सामान आ गया, इस हिस्से पे तो सामान आ गया उसका, लेकिन इस हिस्से पे कोई सामान नहीं है। तो इस हिस्से को वो क्या उतार के फेंक सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं कि जी इतने इतना इस व्हीकल का ना इतना हिस्सा उतार दें, ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये जो इसकी टायर इसके चल रहे हैं या बाकी चीजें जो खाली जगह छोड़ेगी उसकी कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी। तो उसमें से हाफ तो ये भरी हुई है और हाफ जो है वो खाली है। तो इसका मतलब ये है कि जो खाली जा रही है हिस्सा वो उसकी कॉस्ट कौन बेयर करेगा। बड़ी फर्म में ऐसा नहीं होता। बड़ी फर्म के अंदर जो इस तरह की चीजें होती हैं जिसमें आप डिवाइड नहीं कर सकते, वो उसको ओवरकम कर जाती है और उसमें वो अपना सामान ज्यादा मंगवा सकती है। उसमें कई चीजें मतलब अनअटेंडेड या अनऑपरेटेड नहीं रहती हैं। जैसे उनके पास छोटी फर्म होगी तो उसकी कई चीजें अनअटेंडेड और अनफिल्ड रहेंगी। तो लेकिन बड़ी फर्म जो होती है वो उसको यूज करती है प्रॉपरली, ठीक है ना जी। उनका कोई भी चीजें, कोई भी उनके इक्विपमेंट ऐसे अनऑपरेटेड नहीं रहते हैं, स्मॉल के रहते हैं। क्योंकि अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो चला लेंगे, अगर नहीं होगी तो वो वैसे नहीं नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो फुल कैपेसिटी में काम कर रही होती है और अब इंडिविजिबिलिटीज उनका, इंडिविजिबिलिटीज को वो ओवरकम कर लेती हैं। क्योंकि ये वाला हिस्सा डिवाइड नहीं हो सकता, इस मोटर का, इस गाड़ी का
आप कहें जी इतना हिस्सा उतार दें, तो ये तो इनडिविजिबल है। डिविजिबल होता तो आप इतना हिस्सा उतार के रख जाते, और ये टायर डेप्रिशिएट ना होते, ये टायरों का नुकसान ना होता, या इतना हिस्सा ये फजूल में साथ ना जाता। लेकिन बड़ी फर्म इसको यूज़ करती है और उसका सारा सामान यहाँ तक सारा आ जाता है, ये सारा फुलफिल होता है उनका, और ये कोई इंडिविजिबिलिटी का इशू उनके पास नहीं रहता। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने अपने लॉजिस्टिक्स को, लॉजिस्टिक्स कहते हैं ट्रांसपोर्ट को, लॉजिस्टिक किसे कहते हैं, ट्रांसपोर्ट को, वो अपनी ट्रांसपोर्ट को प्रॉपरली यूज़ करते हैं। उनकी कोई भी ऐसे नहीं होती कि उनकी ऑपरेटिंग हाफ फुल पे जा रही हो, उनकी सारी फुल पे जा रही होती है। और उनको कोई उस, क्योंकि उनको वो अलग नहीं कर सकते उतने हिस्से को, और उनको कोई फुल कैपेसिटी में उसको यूज़ कर रहे होते हैं। यानी इन 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 अदर वर्ड्स, वो अपने तमाम इन रिसोर्सेज को फुल कैपेसिटी में यूज़ कर रहे होते हैं, कोई उनको मसला नहीं होता इस हवाले से। फिर तीसरा ये है कि जो बड़ी फर्म होती है उसको डायमेंशनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी होते हैं। डायमेंशनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये है कि जो मैंने अभी आपसे बात की थी कि साइज ऑफ द फैक्ट्री है ना, साइज ऑफ द फैक्ट्री। तो साइज बहुत उनके पास, बड़ी बड़ी फर्म होती है, साइज बहुत बड़ा होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। तो ये कि जो बड़ी फर्म होती है उसके पास गोडाउन भी होते हैं, उसके पास जगह ज़्यादा होती है और उसका वो फ़ायदा उठाती है। तो वो अपने अपने आउटपुट को जितना चाहे बढ़ा सकती है, तो इसलिए उनको कोई मसला नहीं है। जैसे यहाँ भी बता रहे हैं कि डायमेंशनल इकोनॉमीज, छोटी फर्म होती है वो अपनी आउटपुट नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि उसके पास इक्विपमेंट भी थोड़े होते हैं, उसके पास साइज ऑफ द फैक्ट्री यानी प्लांट जो होता है वो भी छोटा होता है, तो वो इतना बेनिफिट नहीं उठा सकती फौरी तौर पे। तो ये तीन बेनिफिट हैं टेक्निकल बेनिफिट्स, कि आपके पास स्पेशलाइज्ड मशीनरी होती है, ये विद इन दी फर्म है। विद इन दी फर्म 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 में लोगों को क्या फायदे हो रहे हैं, ये इसका किसी दूसरी फर्म को फायदा नहीं हो रहा है इस टेक्निकल इकोनॉमीज का, क्योंकि टेक्निकल इकोनॉमीज इंटरनल हैं। ये सिर्फ विद इन दी फर्म उस फर्म को बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि उसके पास स्पेशलाइज्ड और लार्जर मशीनरी है, उसके पास इंडिविजिबिलिटीज को ओवरकम कर रही है, और वो फुल कैपेसिटी में यूज कर रही है। यानी यूजिंग विद फुल कैपेसिटी, इसका अदर मतलब ये है, यानी अपनी जो कैपेसिटी है उसको फुल यूज कर रही है। और डायमेंशन भी उनके पास बहुत बड़ी है, यानी उनकी फैक्ट्री साइज बहुत बड़ा है, तो वो जितनी आउटपुट चाहे बढ़ा सकती हैं। उनके पास साइज ऑफ द इक्विपमेंट, साइज ऑफ द फैक्ट्री प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो ये पहला खत्म हो गया, थ्योरेटिकल है, कोई इतना मुश्किल बातें नहीं है। उसके बाद है जो बड़ी फर्म होती है, सारे बेनिफिट बड़ी फर्म को होते हैं या लार्ज स्केल पे जो होती है, उसको क्या फायदे होते हैं जी। उसको पहला फायदा ये होता है कि वो बड़ी फर्म होगी तो वो बल्क बाइंग करेगी, बल्क मींस ज्यादा मिकदार में, और ज्यादा मिकदार में बाय भी करेगी, ज्यादा मिकदार में सेल भी करेगी। ये पहला। और तीसरा देखें कि जब आप बल्क बाइंग करते हैं तो आपको क्या हो जाता है, आपको डिस्काउंट मिल जाते हैं, फर्म को रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा, उसकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज क्या हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। क्योंकि बड़ी फर्म है, उसने बल्क में खरीदना है, बल्क मींस ज्यादा, मोर, तो ज्यादा खरीदना है, मोर परचेज करनी है, तो उन्हें डिस्काउंट मिलेंगे। तो ये फायदा हुआ। एवरेज कॉस्ट पर क्या फर्क पड़ेगा, इन सब का नतीजा ये निकलता है कि एवरेज कॉस्ट क्या हो जाती है, कम। इसके नतीजे में भी क्या होगा, ये जो टेक्निकल इकोनॉमीज के नतीजे में भी एलएससी क्या हो जाएगी, एवरेज कॉस्ट क्या होगी, कम। एवरेज कॉस्ट कम होती चली जा रही है। तो ये पहला फायदा समझ आ गया आपको। ये किस में हो रहा है, ये कमर्शियल और मार्केटिंग इकोनॉमीज हैं। मार्केटिंग के अंदर और कमर्शियल यानी बाइंग एंड सेलिंग के अंदर भी आपको ये फायदे हो रहे हैं। बाइंग के अंदर अब जब सेल करते हैं तो लार्ज फर्म जो होती है वो स्मॉल जो होते हैं ना उनको, फर्म्स को नहीं बेचती या शॉपकीपर्स को नहीं बेचती, वो रिटेलर्स को नहीं बेचती, वो हमेशा होल सेलर को बेचती है, और होल सेलर ज्यादा मिकदार में उठाते भी हैं, तो वो बल्क सेलिंग भी करती है। जब वो बल्क सेलिंग करती है तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है ना वो भी कम हो जाती है, यानी उसकी सेविंग हो जाती है उसकी कॉस्ट के अंदर। क्योंकि एक ही दफा में सारा माल जो है वो सब होल सेलर उठा लें, अगर ज्यादा मकदार में उठाएंगे तो उनकी
चीज़ उनकी जो है वो सेलिंग भी जल्दी हो जाती है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बचती है उनकी। तो ये दो फायदे हो गए। और तीसरा जो बेनिफिट है इसके अंदर वो ये है कि इसके अंदर इन्वेंट्री आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी फर्म है उसके पास ये वाला जो बेनिफिट अभी आपने पढ़ा था ऊपर कि डायमेंशन उसके पास बहुत बड़ी है, उसके पास फैक्ट्री साइज बहुत बड़ा है, तो वो इन्वेंट्री होल्ड कर सकती है और वो उस वक्त बेचेगी जब उसे लगेगा कि आप बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर इन्वेंट्री होल्डिंग जो है वो एफिशिएंट है और वो होल्ड कर सकती है और अपने मुताबिक उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। ठीक हो गया जी। ये जहन में रहे कि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं इस टॉपिक का नाम है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और ये हम पढ़ रहे हैं सोर्सेज ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। लेकिन ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल के साथ साथ एक और लफ्ज़ भी मौजूद है, उसे हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। ये देखें, ये आ गया वर्ड, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, ये एक और टर्म है। और इकोनॉमीज ऑफ स्कोप किस में आता है? इकोनॉमीज ऑफ स्कोप जो है वो कमर्शियल और मार्केटिंग इकोनॉमीज में आता है। इकोनॉमीज ऑफ स्कोप का क्या मतलब है ये मैं आपको बता दूं। कहाँ पे वाला इधर समझाता हूँ आपको। इकोनॉमीज ऑफ स्कोप वर्किंग जी, ये मैं आपको इकोनॉमीज ऑफ स्कोप समझाता हूँ। जी, इकोनॉमीज ऑफ, ये मैंने अभी आपको समझाया था कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये है, ये देखें, ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल है कि आउटपुट आउटपुट बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। ठीक है ना जी। ये देखें जरा, अगर इकोनॉमीज ऑफ स्कोप का मतलब ये है व्हेन अ फर्म is producing more, when a firm is producing when the firm is producing more than one products and resultantly average cost falls, तो इसको हम इकोनॉमीज ऑफ स्कोप कहते हैं। मेरी बात समझ आई? इकोनॉमीज ऑफ स्कोप जैसे जैसे आप कहें कि सैमसंग है, ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, तो सैमसंग क्या बनाती है? वो मोर देन वन प्रोडक्ट्स बनाती है, मतलब टीवी भी बनाती है, एलईडी भी बनाती है, वॉशिंग मशीन भी बनाती है ना, वॉशिंग मशीन भी बनाती है, एसी भी बनाती है, और कुकिंग रेंज भी बनाती है। ये जो क्या कहते हैं इसको, और भी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें आपके सामने वो बनाती है। सैमसंग मोबाइल भी बनाती है, ठीक है ना, सेल फोन जिसे कहते हैं, सेल फोन। फिर ये फ्रायर भी बनाती है, पता नहीं क्या क्या बनाती है। तो एक से ज़्यादा चीज़ें जो बनाएगी वो, उसकी फर्म तो एक ही है लेकिन मोर देन वन उसका स्कोप बढ़ गया है। स्कोप के बढ़ने से जो फायदे होते हैं और एवरेज कॉस्ट गिर जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप और स्केल में क्या फर्क है?
इकोनॉमीज ऑफ स्केल में ये होता है, दोनों में ये होता है कि एवरेज कॉस्ट कम होती है। कॉमन बात क्या है कि इसमें भी एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कम होती है, उसमें भी कम होती है, लेकिन इसमें एक ही चीज की आउटपुट बढ़ा के वन थिंग जो होती है ना, वन थिंग या वन प्रोडक्ट की जो आउटपुट होती है ना, यानी आउटपुट ऑफ वन थिंग और वन प्रोडक्ट बढ़ती है और एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। एक प्रोडक्ट है वन, ये वन थिंग और वन प्रोडक्ट की आउटपुट अगर बढ़ती है तो फिर एवरेज कॉस्ट कम होती है। यानी सिर्फ टीवी बनाना शुरू कर दे और टीवी की आउटपुट बढ़ाते जाए तो फिर क्या होगा, कॉस्ट गिरना शुरू हो जाएगी। ये वाली बात कि आउटपुट बढ़ रही है, किसी एक चीज की आउटपुट बढ़ने से कॉस्ट कम हो रही है। एक ये है कि एक से ज्यादा चीजें आपने बनाई हैं और उसकी वजह से आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो कम हो गई है, तो दैट इज इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। तो इकोनॉमीज ऑफ स्कोप क्या होती है कि आप एक से ज्यादा चीजें बना रहे होते हैं और कॉस्ट कम हो जाती है। और आपको बहुत सारी, सैमसंग ये फर्म फैक्ट्री है, ये वाली सैमसंग की, इसके अंदर ये सारी चीजें बन रही हैं, ये भी, तो कितना एक ही मैनेजमेंट इन सब चीजों को देख रही है, तो फायदा होगा कि नहीं होगा। एक ही लॉजिस्टिक यूज हो रही है, यानी ट्रांसपोर्ट यूज हो रही है, एक ही मतलब सिक्योरिटी सिस्टम यूज हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें एक ही फर्म बना रही है, तो एक से ज्यादा चीजें बना के कॉस्ट को कम करना एक ही फर्म की तरफ से, वो इकोनॉमीज ऑफ स्कोप है। और एक ही चीज को ज्यादा बना के कॉस्ट कम करना इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। समझ रहे हैं? दोनों का नतीजा क्या है कि एवरेज कॉस्ट फॉल करेगी, एवरेज कॉस्ट फॉल करेगी। इसमें एक चीज की आउटपुट बढ़ने से एवरेज कॉस्ट कम होगी और उसमें एक से ज्यादा चीजें बना के एवरेज कॉस्ट कम कर लेंगे। ठीक है ना जी। तो इसमें ये होता है कि आप सेम मैनेजमेंट शेयर कर लेते हैं, सेम एडवर्टीजमेंट कर लेते हैं। अब जो सैमसंग की एडवर्टीजमेंट आती है तो वो सारी दुनिया की अपनी चीजें बता रहे होते हैं कि ये भी है, ये भी, डॉलन्स की देख लें, ओरिएंट की देख लें, तो एक वो पूरी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बताएंगे जी, हम ये सारा कुछ ही हम ही बनाते हैं। तो बहरहाल ये क्लियर होगी बात आपको, इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप क्या होता है। तो ये सारी चीजें। अच्छा, अब आ जाइए वापस जहाँ पे थे, कहाँ पे थे भला, दोबारा से मैं आपको किताब पे ले चलूँ, ये आपके सामने। तो देखें, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप क्लियर हो गया ना आप लोगों को। तो इकोनॉमीज ऑफ स्कोप के बाद अब आगे चलते हैं। मैंने बताया कि मोर देन वन प्रोडक्ट्स अगर आप बनाते हैं बाय द वन फर्म, है ना। उसके बाद है जी ऑर्गेनाइजेशनल इकोनॉमीज। इसका नतीजा भी क्या निकलना है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या हो जानी है, कम हो जानी है। अब इसमें देखें तो वो कहता है कि बिजनेस को रन करने की दो कॉस्ट होती हैं। एक कौन सी होती है, एक को हम कहते, कॉस्ट ऑफ रनिंग द बिजनेस कौन कौन सी, नंबर वन, उसमें दो कॉस्ट नहीं होती, सॉरी। उसमें ये बता रहा है कि बिजनेस को रन करने की कॉस्ट कौन सी होती है। एक तो होती है कि आपने फंक्शंस जो हैं वो चल होते हैं उसके, कौन कौन से, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है फर्म के अंदर, R&D हो रहा है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अलहदा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलहदा है। तो इसका मतलब ये है कि जब लार्ज फर्म होती है ना तो वो सेंट्रलाइज होती है। स्मॉल फर्म में ये सारे, या स्मॉल फर्म के पहले तो ये इतने सारे शोबे होते नहीं, लेकिन लार्ज फर्म में ये सारे शोबे अलग-अलग होते हैं और वो उन शोबों के अंदर रहने वाले लोग अपने अपने कामों में इतने माहिर हो जाते हैं कि आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। तो इसलिए रिड्यूस हो जाता है बर्डन। शुरू शुरू में तो लगता है कि आपने इतने बड़े शोबे बना दिए एक ही फर्म के अंदर, लेकिन उसके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनकी एफिशिएंसी बेहतर होने की वजह से, उनका काम बेहतर होने की वजह से कॉस्ट एक्चुअली कम हो जाती है और वो इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो कि कम हो जाती है और सेंट्रलाइज्ड कर देते हैं सारी चीज़ों को। जैसे आप बैंक की देख लें तो उस बैंक का एक सेंट्रल ऑफिस होगा जो सारी चीज़ों को देख रहा होता है ना। तो रीजनल हेड होते हैं, कंट्री हेड होते हैं, वगैरह वगैरह, तो वो सेंट्रलाइज्ड कर रहे होते हैं फंक्शन को। दूसरा, ये स्मॉल फर्म ऐसा काम नहीं कर सकती। दूसरा ये है कि एफिशिएंट यूज ऑफ द मैनेजमेंट होता है लार्ज फर्म के अंदर।
मैनेजमेंट का बेटर यूज होता है, ठीक है ना जी। क्योंकि आपने एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने कहा है कि एक होटल है जिसमें 100 बेडरूम्स और एक होटल है जिसके 1000 बेडरूम्स हैं, उसके लिए एक ही मैनेजर, सिंगल जनरल मैनेजर काफ़ी है, एक ही हेड शेफ काफ़ी है उस होटल के लिए। तो आपका मैनेजमेंट का एफिशिएंट यूज़ होता है लार्ज के अंदर, 100 के लिए भी उतने हैं तो 1000 के लिए भी उतने ही। उसके बाद लार्ज फर्म हमेशा स्पेशलाइज्ड उनके पास स्टाफ होता है, जैसे आगा खान हॉस्पिटल है या पिम्स है या कोई भी ऐसे उठा लें आप लोग, तो उनके पास स्पेशलाइज्ड स्टाफ होगा, जिससे ये होता है कि आपके पास उनके पास आईटी का भी स्पेशलाइज्ड स्टाफ होगा, एचआर भी होगा, अकाउंटेंट भी, स्टाफ डॉक्टर्स भी उनके पास अच्छे से अच्छे होंगे। तो उससे ये होता है कि उस फर्म की एक तो गुड वर्थ, उसकी जो है ना वर्थ में इजाफा होता है, और उसकी जो है वो कॉस्ट में भी कमी आती है वहाँ पे, क्योंकि उनमें वॉल्यूम ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा होता है, चीज़ ज़्यादा बिक रही होती, और आप उसको स्पेशलाइज्ड तरीके से चला रहे होते हैं वहाँ पे। फिर जनाब जो बड़ी फर्म होती हैं उनको फाइनेंशियल इकोनॉमीज भी होती हैं, इसके नतीजे में भी एवरेज कॉस्ट क्या हो जाती है, कम। बड़ी फर्म को क्या फाइनेंशियल, छोटी फर्म को कोई भी कर्जा देने के लिए तैयार नहीं होता, ठीक है ना जी। बड़ी फर्म को बड़ी जल्दी कर्जा मिल जाता है, तो आसानी से वो, और कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाता है, यानी इंटरेस्ट जो पे करना चाहते हैं उस पे आराम से बैंक उनको दे देता है, तो उनको फाइनेंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनका जो एसेट टर्न ओवर रेशियो है, वो जाहिर सी बात है कि वो क्या है, लार्जर फर्म हैव लेस एसेट टू सेल रेवेन्यू ड्यू टू टेक्निकल इकोनॉमीज, जो आपको भी बताई हैं हमने। तो उनका एसेट टर्न ओवर रेशियो बेटर होता है, तो इसका मतलब ये है कि सेल ज़्यादा होती है उनकी, उनको इंटरेस्ट जो है वो कम पे करना पड़ता है, क्योंकि वो लार्ज फर्म होती है, वो उनसे कम्युनिकेट कर सकती हैं, और बस बाद इनको लेना भी कम पड़ता है कर्जा, लेकिन अगर लेना पड़े तो उनको कम सूद पे मिल जाता है, यानी चीपर फाइनेंस पे मिल जाता है उसको। तो ये अभी हमने चैप्टर 2 पढ़ा नहीं है, चीपर फाइनेंस पे फिर बात करेंगे, लेकिन ये सारा फायदा उनको होता है कि उनको ये फाइनेंशियल इकोनॉमीज होती हैं। यहाँ पे आके जनाब ये इंटरनल इकोनॉमीज वाला टॉपिक खत्म हो गया। तो इंटरनल का मतलब था विद इन, सिर्फ ये इसी फर्म को हो रही है, क्योंकि उसके पास टेक्निकल स्टाफ है, उसका जो है वो कमर्शियल और मार्केटिंग इकोनॉमीज उसको हो रही हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशनल इकोनॉमीज और फाइनेंशियल भी उसी को ही हो रही है। अब आप आते हैं जिससे पूरी इंडस्ट्री को फायदा होता है एज ए होल, वो कौन से बेनिफिट होते हैं, वो बेनिफिट कौन से होते हैं वो हम पढ़ते हैं, तो उस पर डिस्कशन करते हैं। उन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल में का ताल्लुक विद इन द फर्म नहीं है, आउटसाइड द फर्म एज ए होल इंडस्ट्री का फायदा होता है, इनको एक्सटर्नल इकोनॉमीज कहते हैं। तो इसका यानी इंटरनल इकोनॉमीज में तो का फायदा तो एक इंडिविजुअल फर्म को होता है, लेकिन जर्नल एडवांटेजेस जब सब फर्म्स को हुए, तमाम फर्म सब फायदे उठाएं, तो उसको एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं, यानी जर्नल एडवांटेजेस टू ऑल द फर्म्स इन इंडस्ट्री। लेकिन एक अगर फर्म को होगा तो इंटरनल होगा। तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल उस वक्त होती हैं जब जी इंडस्ट्री ग्रो करती है। जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी ना, तो आपको स्किल्ड लेबर मिल जाएगी, स्किल्ड लेबर क्रिएट हो जाती है, तो वो आपको मिलेगी, तो वो सबको फायदा होगा। यानी उस, वो एग्जांपल टायर इंडस्ट्री है, तो टायर के आपको लेबर बड़ी आसानी से मिल जाएगी और स्पेशलाइज मिलेगी। इस तरह आप मेडिकल डॉक्टर देख लें, तो अगर हॉस्पिटल इंडस्ट्री काम करती है सही तरीके से, ग्रो करती है, तो उसके नतीजे में आपको डॉक्टर्स बड़े एफिशिएंट मिल जाएंगे, तो स्किल्ड लेबर फोर्स क्रिएट हो जाती है ना, तो वो सारे उससे फायदा उठाते हैं फिर, ठीक है जी। इसी तरीके से स्पेशलाइज्ड एंसिलरी इंडस्ट्रीज, एंसिलरी कहते हैं हेल्पिंग, हेल्पिंग हेल्पिंग इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने वो देखा होगा, इंडस्ट्रियल जोन बने होते हैं डिफरेंट, तो ये इंडस्ट्रियल जोन है, इसमें ये मेरी फैक्ट्री है, ए फैक्ट्री,
ये बी फैक्ट्री, ये सी फैक्ट्री, ये फिर डी फैक्ट्री, ई फैक्ट्री, एफ फैक्ट्री, ये इंडस्ट्रियल जोन है। अब हो सकता है कि ये जो फैक्ट्री है ये मेरी फैक्ट्री हो, और इसका जो मुझे खाम माल मिलना हो मुझे इसी से मिलना हो, इससे, तो मुझे फायदा हो गया। नहीं समझ आई? फिर ये मेरी हेल्पिंग इंडस्ट्री कहलाएगी या एंसिलरी कहलाएगी। ये रोड है, इस रोड का बेनिफिट किसको हो रहा है? इस रोड का बेनिफिट इसको भी हो रहा है, इसको भी हो रहा है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। क्या ख्याल है? ये है एक्सटर्नल बेनिफिट, एक्सटर्नल इकोनॉमीज। ये पूरी आपके पास इंडस्ट्रियल जोन है, ये बने हुए हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर। यहाँ पर फॉर एग्जांपल बैंक है, ये बैंक है, तो इस बैंक का फायदा सिर्फ क्या इसको हो रहा है? सॉरी। तो बैंक का फायदा तो ए बी सी डी ई एफ सब सब फर्म को हो रहा है, समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नल, ये बैंक जो है एक्सटर्नल इकोनॉमीज में आ जाएगा, इसका फायदा सबको हो रहा है। तो एंसिलरी इंडस्ट्री भी यहीं डेवलप हो जाएगी, जो एक दूसरे की हेल्प करने वाली होंगी। एक एक का रॉ मटेरियल दूसरे की, एक की आउटपुट दूसरे का रॉ मटेरियल बन जाएगा, ठीक है ना? उसका उसका आउटपुट उसका रॉ मटेरियल बन जाएगा, तो ये इधर ही इसका फायदा सबको होगा। तो एंसिलरी इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है जिसका पूरी इंडस्ट्री को फायदा होता है। फिर गवर्नमेंट जब फायदा देती है तो तमाम एक इंडस्ट्री को फायदा देती है, जैसे शुगर इंडस्ट्री को बेनिफिट दे देती है, जैसे फ्लोर मिल्स को दे देती है, बेनिफिट दे देती है, सबको होता है फिर। तो जब गवर्नमेंट बेनिफिट देती है तो पूरी, मतलब एक फर्म को नहीं देती, उस इंडस्ट्री को बेनिफिट देती है कि जी हम चाहते हैं कि आईटी या आईटी की इंडस्ट्री फ्लरिश करे। तो ये परवेज परवेज मुशर्रफ के दौर में ऐसा हो। जी, समझ रहे हैं ना ये बात? तो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंदर क्या होता है? डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंदर एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। अब वो कैसे बढ़ना शुरू हो जाती है वो भी हम देखते हैं। तो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी दो तरह की होती हैं। जिस तरह इकोनॉमीज ऑफ स्केल दो तरह की होती है ना, एक इस तरह डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी दो तरह की होती हैं। एक को कहते हैं इंटरनल डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और दूसरे को हम कहते हैं एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है ना जी? तो ये ए से लेके ये सारी यहाँ तक जो है वो आपका इंटरनल डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। इंटरनल इंटरनल डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और ये जो है यहाँ से ये है, ये है एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। समझ गए? तो ये भी पढ़ लेते हैं, जैसे 5-10 मिनट का काम। तो लेकिन ये ध्यान में रखें कि इसमें आउटपुट के बढ़ने के बावजूद भी
कॉस्ट गिर नहीं रही बल्कि कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गई। इसमें क्या हो रहा था, इन सब में आउटपुट तो बढ़ रही है लेकिन कॉस्ट गिर रही है ना। इन सब में आउटपुट तो क्या हो रही है, बढ़ रही है लेकिन कॉस्ट गिर रही है। आउटपुट क्या हो रही है, बढ़ रही है लेकिन कॉस्ट गिर रही है। आउटपुट बढ़ रही है, कॉस्ट गिर रही है। और आउटपुट बढ़ रही है, कॉस्ट गिर रही है। लेकिन डिस इकोनॉमीज में आउटपुट बढ़ेगी और कॉस्ट भी बढ़ेगी। यानी आप डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल में एलएसी के अपवर्ड पोर्शन में आ जाएंगे, यानी इस पोर्शन में आ जाएंगे एलएसी। यहाँ पे कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी, ये वाला हिस्सा आ जाएगा एलएसी का। ये वाला जो नेगेटिवली स्लोप वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा ऐसे आएगा, जो वो नहीं रहा। एलएसी इसमें बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये क्लियर हो रही ना बात, ऐसा क्यों होता है? तो उसकी वजह ये है कि उसकी पॉसिबल जो रीजंस हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। वो मैनेजेरियल भी हैं, ह्यूमन भी हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं बड़ी फर्म के अंदर, क्योंकि लार्ज फर्म जो होती है वो एम्प्लॉय करती है बहुत सारे लोगों को, और फिर उसके बाद हायरार्की बनती है मैनेजमेंट की, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स सामने आते हैं। वो कौन से होते हैं भी पढ़ते हैं। हायरार्की मीन्स के उनकी लेवल बन जाते हैं कि ये फलाना है, ये फलाना है, ये फलाना है। ठीक है ना जी। अच्छा जी। अच्छा, अब ये देखें कि बड़ी फर्म होगी तो उसके लिए कम्युनिकेट करना इंफॉर्मेशन को और इंस्ट्रक्शन को डिफिकल्ट हो जाएगा। आज के दौर में ये इतना वैसे इश्यू तो नहीं है कम्युनिकेट करना, लेकिन थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन एज इट इज इम्प्लीमेंट करवाना, क्योंकि हजारों की तादाद में उनके एम्प्लॉयज होते हैं, तो सब लोगों को वो इंफॉर्मेशन पहुंचे और उसी तरह अमल भी हो। अमल नहीं होगा तो जारी सी बात है कि वो मैनेजमेंट जो चाह रही है वो नहीं हो सकेगा, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। फिर चूंकि इसमें कमांड, चेन ऑफ कमांड होता है, क्योंकि हायरार्की होती है। हायरार्की मींस उनकी पूरी एक सिस्टम होता है कि सबसे ऊपर जनरल मैनेजर, फिर फलाना मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, जिस तरह बिजनेस वाले आप लोग पढ़ते हैं। तो चेन्स ऑफ कमांड होती है, तो वो बड़ी लॉन्ग होती है, ऊपर से चलती है और नीचे तक आती चली जाती है, और मैनेजमेंट उसको लेकर सब नीचे तक कंट्रोल ऑपरेशन तक आते हैं कि ये मार्केटिंग के शोबे को ये इंस्ट्रक्शन दे दें, सेल के ये दे दें, प्रोडक्शन के मैनेजर को ये इंफॉर्मेशन है। तो वो जारी सी बात, इतनी चेन ऑफ कमांड होती है, वो उसको देता है कमांड, वो उसको देता है। इस तरह हमारे सरकारी इदारों में भी आपको नजर आता होगा कि पहले जनाब डिप्टी डायरेक्टर साइन करता है, फिर डिप्टी डायरेक्टर करता है, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर करता है, फिर एडमिन ऑफिसर करता है, फिर असिस्टेंट करता है, फिर क्लर्क करता है, फिर जूनियर क्लर्क करता है ना। और फिर वो जूनियर क्लर्क काम करना शुरू करता है, भाईजान जो होते हैं बड़ी मुश्किल से। उसके बाद फिर इसी तरह वापस जाती है फाइल। उतनी देर में तो मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इतनी बड़ी फर्म है, तो ये सारे लोग अपने अपने उसमें काम कर रहे होते हैं। तो बड़ी फर्म के अंदर मोरल और मोटिवेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि फेस टू फेस लिंक नहीं ना होता। छोटी फर्म में फेस टू फेस लिंक होता है, और वो रोज़ आपस में मुलाकात भी होती है, ऑनर्स की और एम्प्लॉयज़ की भी, और वो आपस में एक दूसरे के मसाइल भी देखते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, मोरल भी बुलंद होता है। तो लेकिन बड़ी फर्म के अंदर ये जो है वो डिटेरिएट होना शुरू हो जाता है, और कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाते हैं, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, तंजीमें बन जाती हैं, डिपार्टमेंट लड़ते हैं एक दूसरे के साथ। फिर सीनियर मैनेजमेंट जो होती है बड़ी फर्म के अंदर, वो उनकी एक डिफ़िकल्टी ये होती है कि वो इंफॉर्मेशन को सिमुलेट करती हैं मुश्किल से, और डिटेल को उसी तरीके से एज इट इज़ जो गुड डिसीजंस होते हैं वो उस तक पहुंचाना उनके लिए थोड़ा सा उनको मतलब इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना और फिर एक अच्छा डिसीजन करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट तरफ से उनको डिफरेंट व्यूज़ आ रहे होते हैं। और फिर इसमें ब्यूरोक्रेसी लेवल जो है वो बढ़ जाता है। ये सारे मसाइल हैं जो कि जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्चुअली कॉस्ट बढ़ना शुरू होती है। और फिर टेक्निकली भी डिसइकोनॉमीज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि प्लांट का भी एक साइज होता है। वो साइज अगर आप उसमें एग्जॉस्ट हो जाए तो फिर क्या होता है, जाहिर सी बात है कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। फैक्ट्री का भी एक साइज है, कब तक बढ़ा लेंगे आप कॉस्ट, मतलब कितनी आउटपुट बढ़ा लेंगे, तो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड या ना फिक्स कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है ना जी।
तो उसके बाद एक्सटर्नल जो होते हैं, ये तो विद इन द फर्म आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना, और आउटसाइड द फर्म जो एज ए होल पूरी इंडस्ट्री को हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं कि उसमें इंडस्ट्री तो ग्रो कर रही है लेकिन उससे पूरी इंडस्ट्री की कॉस्ट भी बढ़ रही है। जैसे शॉर्टेज हो जाती है किसी की रिसोर्स की, ऑयल की या गैस की, तो उससे पूरी इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे हमारे मुल्क में सर्दियों में गैस नहीं मिलती तो बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो जाती है हमारी, तो पूरी इंडस्ट्री को लॉस होता है। और इसी तरीके से फैसलाबाद में आप देखें बहुत देर तक जो है ये उनका प्रॉब्लम रहे हैं, वो काम नहीं कर सके हैं। तो इससे कोरोना आया, तो कोरोना भी एक सबके लिए नुकसानदेह, तो सबको सबकी कॉस्ट जो है वो बढ़ गई उसके अंदर, और बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हुए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो 12 ये इसको मज़ीद पढ़िएगा आप, ये थोरेटिकल सारी चीज़ें। तो कल हम इंशाल्लाह ताला ये अगला क्वेश्चन शुरू करेंगे। लेकिन अगला क्वेश्चन शुरू करने से करने का मतलब ये है कि ये जो एक चीज़ मैंने छोड़ी है यहाँ पे, कौन सी वाला, इस डायग्राम के अंदर ये वाली क्यू एम ई सी, ये वाला क्वेश्चन, और क्यू मैक्स, ये एक्चुअली अगला क्वेश्चन है। ये कल हम इसको डील कर लेंगे। ये क्यू एम इसे कहते हैं मिनिमम एफिशिएंट स्केल, एम ई एस को मिनिमम एफिशिएंट स्केल कहते हैं। क्यू मीन्स आउटपुट है ना, और मिनिमम, ये मैं अगला क्वेश्चन यही है, कल पढ़ेंगे इसको, मिनिमम एफिशिएंट स्केल, ये कल पढ़ेंगे। क्यू मैक्स मीन्स मैक्सिमम आउटपुट। ये आ रहा है अगले क्वेश्चन, ये देखें, ये कल पढ़ना, कल मीन्स नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे। ये देखें, ये है इस चौथे क्वेश्चन में, देखें ये आ रहा है मिनिमम एफिशिएंट स्केल, एम ई एस, ये आ रहा है यहाँ पे। ठीक है जी, ये यहाँ पे क्यू एम ई एस है, ये पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। थैंक यू वेरी मच। अब आपका कोई क्वेश्चन देख रहे हैं? कोई क्वेश्चन नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, आप बड़े अच्छे लोग हैं, क्वेश्चन ही नहीं करते हैं। दैट्स गुड। ठीक है जी, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।